हेलो फ्रेंड्स। आज हम AMI ट्यूटोरियल्स में पावर सिस्टम EL403 इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पावर जनरेशन की बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कन्वेंशनल पावर जनरेशन के जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें बेसिकली कोल, हाइड्रो और न्यूक्लियर हैं। तो इन पे पावर प्लांट्स बेस्ड रहते हैं। अब इस आज के सब्जेक्ट में देखेंगे हम कि इनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हम जो कि मेजॉरिटी है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स उसकी बात करेंगे। कोल बेस्ड पावर प्लांट में जनरली हम कोल फीड करते हैं, कोल बर्न करते हैं, जिससे कि हमें बॉयलर में वाटर और स्टीम वो तैयार करते हैं, उससे पावर जनरेशन होता है। लेकिन जब कोल को हम बर्न करते हैं तो उससे गैसेस निकलती हैं। तो उससे हमें पहले ये समझना होगा कि कोल का कंपोजिशन क्या है। जो इंडियन कोल है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 4000 किलो कैलोरी पर केजी रहती है। इसमें मॉइस्चर की अमाउंट जो है 6% है, ऐश अप्रोक्सीमेटली 40% है, फिक्स कार्बन जो बर्न होता है जिससे कि हीट जनरेट होगी वो 40% है अप्रोक्सीमेटली, और वोलेटाइल मैटर है 14%, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह आती हैं। और टिपिकली सल्फर की जो रेंज है वो 0.5 से 5% तक रहती है। तो जो पॉल्यूशन है वो बेसिकली जब ये बर्न होता है कोल, इसकी जो वॉलेटाइल मैटर्स हैं वो सारे बर्न होके ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो जब सल्फर बर्न होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब एटमॉस्फेयर में आती है, रेन के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो सल्फ्रिक एसिड बनाती है H2SO4। इसकी वजह से बिल्डिंग्स में डैमेज होता है, और अगर ये सल्फ्रिक एसिड खेतों में जाके गिरेगा तो वहाँ पे उसको फसलों को डैमेज करेगा, और ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये सल्फ़र जो है बहुत ही डेंजरस है। अगर सल्फेट की क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब अगर रह जाती है तो इससे बहुत ही अस्थमा, लंग डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ ये हो सकती हैं। तो हमें ये देखना है कि सल्फ़र को किस तरह से रिड्यूस करें। तो जो एग्जॉस्ट गैसेस आती हैं चिमनी से, उसमें सल्फ़र की क्वांटिटी को रिड्यूस करना चाहिए हमें। उसको रिड्यूस करने के लिए एक तो यह कि कोयला इस तरह का हो जिसमें कि क्वांटिटी सल्फ़र की कम आ रही हो, 1% से भी कम हो, लेकिन कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसमें जब कोल को बर्न करते हैं उस टाइम पे उसमें लाइमस्टोन मिलाते हैं, तो लाइमस्टोन जो है वो सल्फ़र को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसे नीचे हॉपर में इकट्ठा करके और अलग से निकाल दिया जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ये भी बहुत डेंजरस हैं। जब ये वाटर से, मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं,
और इससे भी डैमेजेस होते हैं। अगर नाइट्रस और ये NO2 नाइट्रस और नाइट्रिक ऑक्साइड अगर इनकी वैल्यू 25 से 100 ppm रहेगी तो इससे ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन इनमें CO है। अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होता कोल का तो CO बन जाती है। अगर कोल का कंप्लीट कंबशन हो गया तो CO2 बन जाती है। अगर CO निकलती है तो फिर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और CO2 बनाती है। CO2 गैसेस जो है वो एनवायरमेंटल के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है और पूरी दुनिया में इस पे काम चल रहा है कि हम किस तरह से इस गैस को जो है रिड्यूस करें। हाइड्रोकार्बन्स में आपने देखा कि यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है, ये इनसे कार्बन वगैरह से रिएक्ट करके और कुछ इनके केमिकल्स रिलीज करता है, जो भी इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी हार्मफुल है। फ्लाई ऐश पार्टिकुलेट्स जो गैसेस निकलती हैं चिमनी से, अगर इसमें फ्लाई ऐश रहता है, आपने देखा कि यहाँ पे ऐश कंटेंट करीब 40% है कोल में। अगर जब बर्न होती है तो ये ऐश पूरी बाहर की तरफ स्टैक से निकलती है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में वहाँ पे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ESP में हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्लेट्स और इलेक्ट्रोड के बीच में, करीब 55 kV। उसकी वजह से ये ऐश पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं एग्जॉस्ट गैसेस में वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो इकट्ठे होके उसमें हॉपर्स में उसको लेके और फ्लाई ऐश को अलग से स्टॉक करते हैं। और इस फ्लाई ऐश को फिर सिविल वर्क्स में यूज़ करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में, या फिर इसकी फ्लाई ऐश की ब्रिक्स बनाते हैं जो कि मकानों के बनने के टाइम पे काम लगती हैं। तो अगर ये फ्लाई ऐश की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो ये जो है पार्टिकुलेट्स मैटर, ये बहुत ही हार्मफुल है। अगर सांस के साथ अंदर जाएगा तो लंग्स में एंटर करता है और अस्थमा वगैरह बीमारियां इससे हो जाती हैं। दूसरा हम देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट्स वैसे तो क्लीन है, क्योंकि ये पूरी एनर्जी हमें जो है स्टोर्ड वाटर से मिल रही है, उसमें कोई गैसेस नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी है सिल्टिंग। जैसे जो रिवर आती है, रिवर में जो पानी आ रहा है, पानी के साथ में सैंड आती है और वो जो बॉटम रहता है उसका डैम का, वहाँ पे इकट्ठी होती जाती है, तो वो एरिया फिलअप होता जाता है सिल्टिंग से। दूसरा है सीपेज। अगर कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो कुछ सीपेज होगा और उस सीपेज की वजह से पूरे जो भी डैम है, जो उसके सिविल फाउंडेशंस हैं, जो सिविल स्ट्रक्चर है, उसमें डैमेज करने की चांसेस रहते हैं। इकोलॉजिकल डैमेज, जो होता है उसमें जैसे वहाँ के कुछ प्लांट्स हैं, कुछ वाटर बॉडीज़ हैं और उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सबको अफेक्ट होता है, तो वो डैमेज हो जाते हैं, उसको इकोलॉजिकल डैमेज कहते हैं। तो ये उसका जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है हाइड्रो पावर प्लांट का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन हैबिटेट्स। जब हाइड्रो पावर प्लांट बनाने लगते हैं तो एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है जिसमें कि पानी को इकट्ठा करें, और एक तरह से लेक बन जाती है जिसमें पानी पूरा रिजर्व रहता है, और उसको फिर हम पास करते हैं पेन स्टॉक से और टरबाइन से, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जिस टाइम पे ये प्लानिंग होती है इसकी, उस टाइम पे जो एरिया हमें रिजर्वायर के लिए बनाना है, उस पूरे एरिया में जो भी हैबिटेट्स हैं, जो पॉपुलेशन है, जो विलेजर्स हैं, उन सबको वहाँ से हटाना पड़ता है, तो उनको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। एक और जो नेगेटिव फैक्टर है इसका हाइड्रो पावर प्लांट्स का, वो है कि इसको हम बेस लोड में ऑपरेट नहीं कर सकते पूरा, इसको कोऑर्डिनेशन चाहिए थर्मल प्लांट्स के साथ में। इसको क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं हम, लेकिन
इसको थर्मल पावर प्लांट जो है वो बेस लोड प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ में हम पीक लोड प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के भी कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो है कि जो यूरेनियम या थोरियम जो भी मटेरियल है जिससे कि हम पावर जनरेशन कर रहे हैं, जो कि फ्यूल है इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, उस फाइनली जो है जो फिशन रिएक्शन होती है उसके बाद में जो मटेरियल बचता है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रहते हैं। तो इस रेडियो एक्टिव फ्यूल को डिस्पोज करना, कहाँ पे गाड़ना है, इसको कहाँ करना है, वो एक समस्या रहती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को अप्रूवल देनी पड़ती है कि किस जगह पे ये फ्यूल जो है गाड़ा जाएगा, जिस जगह में अगर कुछ रेडिएशंस भी होते हैं तो आसपास पॉपुलेशन नहीं हो। इसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको हम जनरली फुल लोड पे चलाते हैं, और इसका अगर लोड रिड्यूस भी करना है कंट्रोल रॉड्स से तो हम बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, मार्जिनली रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको जो है हमें मोस्टली फुल लोड या उससे 90-80% के आसपास चलाना पड़ता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कॉस्ट बहुत हाई है क्योंकि इसमें सिविल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, रेडिएशन सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो कॉस्ट इसकी दूसरे पावर प्लांट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। रिस्क इन फ्यूल सप्लाई, इसमें जो है हमें रेडियो एक्टिव फ्यूल, यूरेनियम है, उनके जो आइसोटोप्स हैं या थोरियम है, उसको जो हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो बहुत रिस्की रहता है। तो उसके लिए स्पेशल व्हीकल्स होती हैं जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, साथ में पुलिस व्हीकल या उनकी जो असाइंड व्हीकल्स होंगी साथ में वो जाएंगी देखने के लिए कि कहीं कोई रास्ते में कोई डैमेज नहीं हो, थेफ्ट नहीं हो, और सेफली जो है मटेरियल पहुंचाए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सेफ्टी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि वो एरिया पूरा इस तरह से होना चाहिए कि जिसमें रेडिएशंस नहीं हो। अगर रेडिएशंस आएंगे तो वो जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी पर्सनल वहाँ एंटर करते हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उन सबको रेडिएशंस का बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा। तो जनरली उनको एक बैच देते हैं जिसमें कि पता लगता है कि कितनी रेडियो एक्टिविटी ने एब्जॉर्ब की है उनकी बॉडी में, और उसके हिसाब से उनकी ड्यूटीज़ भी फिर चेंज करते रहते हैं क्योंकि उसे एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट रहती है, उससे ज़्यादा रेडिएशंस बॉडी में नहीं आने चाहिए। तो इसलिए उसको लोगों को जो है चेंज करते रहते हैं, और वो हमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसकी कंस्ट्रक्शन में, उसके डिज़ाइन में कंक्रीट वॉल्स हैं, उनकी थिकनेस ज़्यादा रखनी पड़ती है। इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि जो भी सोर्सेज हैं पावर जनरेशन के, जो कन्वेंशनल पावर जनरेशन है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में।